नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश.247 में। दोस्त आज हम पढ़ेंगे दिव्यांगों की शिक्षा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त दिव्यांग का अर्थ क्या है। तो दिव्यांग को पहले हम विकलांग के नाम से जानते थे, यानी दिव्यांगता को हम विकलांगता के नाम से जानते थे। दिव्यांग को हम पहले विकलांग के नाम से जानते थे। और दोस्त इस वीडियो में हम जितने भी इनके प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि दिव्यांगता को किस किस भाग में बांटा गया है, तो दोस्त इसको मुख्य 21 भाग में बांटा गया है दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। 2016 के अनुसार इन्हें 21 भागों में बांटा गया है। इससे अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दोस्त मुख्य रूप से इन सभी भागों में दो प्रकार के आपको दिव्यांगता या विकलांगता मिलेंगे। एक क्या होगा, एक होगा पूर्ण रूप से दिव्यांगता या विकलांगता, और दूसरा आपको मिलेगा आंशिक रूप से दिव्यांगता या विकलांगता। अब दोस्त अगर पूर्ण रूप से बात करें दिव्यांगता विकलांगता की, तो जैसे हमारे शरीर का कोई भी भाग है, अगर उसमें 100% विकलांगता आ गया है या विकार आ गया है 100%, तो वहाँ पूर्ण रूप से विकलांगता या दिव्यांगता होगा। और यदि कुछ परसेंट जैसे 10% या 5% इस प्रकार से अगर शरीर के किसी भाग में विकार आया है, तो वहाँ आंशिक रूप से दिव्यांगता या विकलांगता होगा। तो चलिए दोस्त इसको अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्त अगर बात करें पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों के बारे में, तो भारतीय सरकार ने कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं और कई प्रयास किए हैं, जो कि सफल भी हुआ है, असफल भी हुआ है। लेकिन खासकर अगर 2016 की बात करें दोस्त, 2016 की बात करें, तो 2016 में लाए गए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दोस्त 2016 में लाए गए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को लाने के बाद इनकी शिक्षा और रोजगार को सरकार ने गंभीरता से लिया है। दो सच्चाई यह है कि भारत में दिव्यांगजनों की शिक्षा में अभी भी बहुत सी कमियां हैं दोस्त, बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो दो सच्चाई यही है कि अभी भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें पूर्ण रूप से दूर किया जाना चाहिए। अब हम दोस्त बात करते हैं दिव्यांगता के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे दोस्त दिव्यांगता के प्रकार। अभी हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता को कुल कितने प्रकार से बांटा गया है, तो दोस्त 21 प्रकार से दिव्यांगजनों को बांटा गया है। किसके अनुसार, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम। यानी कि दिव्यांगता के अगर प्रकार की बात करें तो इनको 21 प्रकार से बांटा गया है। दोस्त इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम के अनुसार दिव्यांगता को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 21 प्रकार से बांटा गया। इसको आप याद रखिएगा दोस्त, ये जो प्रकार बांटा गया है दिव्यांगता के अधिकार अधिनियम के अनुसार बांटा गया है। दोस्त अब इस 21 प्रकार में जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उनको हम एक एक करके नीचे देखते हैं। तो दोस्त सबसे पहले हम बात करेंगे चलन दिव्यांगता। चलन दिव्यांगता अगर इसकी बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। यदि अंगों का ठीक प्रकार से काम ना करे, यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट का अगर ठीक प्रकार से काम ना कर रहा हो, तो इसको हम चलन दिव्यांगता के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कम सुनना। कम सुनना। 3 नंबर पर बिल्कुल ना सुनना। बिल्कुल
न सुनना। इसके अंतर्गत दोस्त कौन कौन से लोग आएंगे? जैसे बहरे, यानी कि जो 100% पूर्ण रूप से बहरे होते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता, वो दिव्यांगता के इस प्रकार के अंतर्गत आएंगे। नंबर 4 के अंतर्गत कौन से आएंगे? हल्का न देखना। नंबर 5 मांस पेशी दिव्यांगता। दोस्त इसके अंतर्गत यदि मांसपेशी में कोई भी विकार आ जाती है तो उसे हम मांसपेशी दिव्यांगता कहते हैं। नंबर 6 होगा शरीर के किसी भी अंग का ना होना। शरीर के किसी भी अंग का ना होना। दोस्त अगर इसकी बात करें, शरीर के किसी भी अंग का ना होना, यानी कि यदि अगर शरीर में किसी भी अंग का कट जाए या किसी एक्सीडेंटल रीजन से कोई भी अंग गायब हो जाए तो ये दिव्यांगता इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 7 अगर बात करें तो किसी दुर्घटना आदि के बाद किसी अंग का खराब हो जाना। किसी दुर्घटना आदि के बाद किसी अंग का खराब हो जाना। दोस्तों 7वां नंबर क्या है? किसी दुर्घटना आदि के बाद यदि किसी अंग का खराब हो जाता है तो दिव्यांगता के इस प्रकार में इसको रखा जाएगा। 8वें नंबर पर हम बात करेंगे तेजाब हमले से पीड़ित होना। तेजाब हमले से पीड़ित होना। दोस्त ये 8 प्रकार रहे, 3-4 प्रकार हम और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। दोस्त उसके बाद 9वें नंबर पर आएगा बौद्धिक दिव्यांगता और 10वें नंबर पर आएगा मस्तिष्क आघात और 11 नंबर पर आएगा हौलीनता। दोस्त हौलीनता में क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है, एकदम गुमसुरा रहता है, गुम रहता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। दोस्त ये भी एक मानसिक विकार है दोस्त। तो हमने दिव्यांगता के प्रकार में 11 प्रकार को पढ़ा है जो कि महत्वपूर्ण है। वैसे अगर बात किया जाए दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम के तहत प्रकार की बात तो कुल 21 प्रकार आएंगे। अब हम आगे बात करेंगे दिव्यांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान या दिव्यांगों के लिए शिक्षा व्यवस्था। दूसरा हेडिंग दोस्त हमारा होगा दिव्यांगों की शिक्षा व्यवस्था। दोस्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। अगर हम बात करें दिव्यांगों की शिक्षा व्यवस्था तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारे जो दिव्यांग भाई हैं जिन्हें हम पहले विकलांग के नाम से जानते हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। दोस्त इसमें बात किया गया है कि अलग अलग प्रकार के दिव्यांग बालकों को किस किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा शारीरिक, यानी कि शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक या शरीर रूप से दिव्यांग बालक। शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक, ये हमारा पहला हेडिंग हुआ। दोस्त ऐसे दिव्यांगों में केवल शारीरिक दिव्यांगता होती है, ऐसे दिव्यांगों में केवल शारीरिक दिव्यांगता होती है और ऐसे बालक को कक्षा में बैठाने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए। इन्हें पूरी तरह से समान कक्षा में समावेशित किया जाए। दोस्त ऐसे बालकों को उचित स्थान पर बैठाना चाहिए और समावेशी शिक्षा का पालन करते हुए इन्हें समान कक्षा में समावेशित किया जाना चाहिए। वैसे अगर बात किया जाए तो सरकारी जिला अस्पतालों में ऐसे बालकों
के दिव्यांगता का जांच करके उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है ताकि वो इस प्रमाण पत्र का लाभ आगे उठा सकें। और अगर स्कूल की बात करें तो वह स्कूल आराम से जा सकें, इसके लिए उन्हें तो साइकिल वितरण किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा दिव्यांगजनों को साइकिल वितरण किया जाता है ताकि उन्हें स्कूल जाने में सुविधा हो। अब दूसरा बात करेंगे दृष्टि बाधित बालक। दोस्त, अगर दृष्टि बाधित बालक की बात करें तो इसमें दो प्रकार के बालक आते हैं। दो प्रकार कौन से हैं? पहला है साफ ना देख पाना, साफ ना देख पाना, और दूसरा है पूर्ण रूप से अंधे बालक। पूर्ण रूप से अंधे बालक। दोस्त, इसे हम आंशिक रूप से भी अंधे बालक कह सकते हैं। आंशिक रूप से अंधे बालक। दोस्त, ऐसे बालक को चश्मे प्रदान करें, फिर इन्हें कक्षा में आगे बैठाएं। दोस्त, ऐसे बालक को चश्मे प्रदान करना चाहिए या इन्हें कक्षा में आगे बैठाना चाहिए ताकि इन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे ऐसे बालकों को दोस्त ऐसे बालकों को चिकित्सालय समय समय पर विद्यालयों में, दोस्त आपने देखा होगा कि चिकित्सालय विद्यालय में समय समय पर कैंप लगाता है और ऐसे बालकों का ऐसे बालकों का जांच करता है और उन्हें चश्मा वितरण करता है उनके अनुसार। अब आगे हम बात करें अगर पूर्ण रूप से अंधे बालक। दोस्त, ऐसे बालकों को ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। ऐसे बालकों को ब्रेल लिपि, अगर हम बात करें पूर्ण रूप से अंधे बालक, तो ऐसे बालकों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है और इनको शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है? दोस्त, इनको शिक्षा ब्रेल लिपि से दी जाती है। ब्रेल लिपि से इनको शिक्षा दी जाती है। दोस्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर आपके सीटेट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कुल बिंदुओं की संख्या। तो दोस्त, ब्रेल लिपि में कुल बिंदुओं की संख्या 6 बिंदु, यानी कि भारतीय ब्रेल लिपि में कुल बिंदुओं की संख्या 6 है। अगर पूछा जाए इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक लुईस ब्रेल हैं। इसके आविष्कारक लुईस ब्रेल हैं। दोस्त, 6 बिंदु की बात करें तो इसमें 6 उभरे बिंदु होते हैं जिसको बालक स्पर्श करके पहचान जाता है कि कौन सा शब्द लिखा है। जैसे मान लीजिए अगर सी लिखा है तो 6 बिंदु ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बालक इसको स्पर्श करके जान जाएगा कि ये सी लिखा है। अब दोस्त, हम आगे बात करेंगे कि श्रवण दृष्टि दोष युक्त बालक। अब दिव्यांगों की शिक्षा व्यवस्था के अगले हेडिंग की बात हम करेंगे, श्रवण दृष्टि दोष युक्त बालक। तीसरा नंबर क्या होगा? श्रवण दृष्टि दोष युक्त बालक। अगर श्रवण दृष्टि दोष युक्त बालक की बात करें तो इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा है कम सुनने वाले बालक। कम सुनने वाले बालक, और दूसरा है मूक बधिर बालक। मूक बधिर बालक। श्रवण दृष्टि दोष युक्त बालक को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है कम सुनने वाले बालक और दूसरा है मूक बधिर बालक। अगर हम बात करें कम सुनने वाले बालक, दोस्त ऐसे बालक को आवाज़ बढ़ा के सुनने वाली यंत्र दी जाती है, यानी कि सरकार द्वारा इन्हें
आवाज़ बढ़ाकर सुनने वाली यंत्र दी जाती है, जिसे हम कर्ण यंत्र कहते हैं। इससे इनको पढ़ाई करने में आसानी होता है। यदि ये कक्षा में बैठते हैं तो इनको आवाज़ ठीक से सुनाई दे, इसलिए इन्हें कर्ण यंत्र प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। अब अगर हम बात करें मूक बधिर बालक, तो वह बालक जो बिल्कुल नहीं सुन सकते, दोस्तों वह बालक जो बिल्कुल नहीं सुन सकते उन्हें मूक बधिर बालक कहते हैं। ऐसे बालक को ऐसी जगह बैठाया जाता है जहां से वह शिक्षक की हाव भाव को देखकर बातों को समझ सकें। दोस्त ऐसे बालक को ऐसी जगह बैठाया जाता है जहां से शिक्षक के संकेत को समझें, यानी कि और एक बात और है दोस्त, ऐसे बालकों के लिए सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में बन सकता है कि मूक बधिर बालक के लिए कौन से भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, तो इसके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथे नंबर अपन बात करेंगे दोस्त, हमारा चौथा नंबर क्या होगा, दिव्यांगों की शिक्षा व्यवस्था में हमारा चौथा हेडिंग होगा हकलाने या तुतलाने वाले बालक। अगर हकलाने या तुतलाने वाले बालक की बात करें तो ये एक प्रकार की बीमारी नहीं बल्कि विकार है। इसे समय रहते दूर किया जा सकता है। खासकर हकलाने वाले बालकों के लिए संवर्धित वाक की व्यवस्था की जाए। दोस्त इसे कहा गया है ये बीमारी नहीं है। दोस्त मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि ये बीमारी नहीं बल्कि एक विकार है और इसे समय रहते दूर किया जा सकता है। दोस्त दिव्यांगजनों की शिक्षा का ये पार्ट 1 था और बचे पार्ट को कल पार्ट 2 में कवर करेंगे। दोस्त कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कल का वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्त।